वसल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ KLCC में। ये जलान अम्पांग है, बहुत VIP एरिया है, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, जलान अम्पांग इसको कहते हैं। और ये यहाँ से स्टेशन है और ये KLCC की बिल्डिंग है और ये KLCC में मेरा ऑफिस है इस बिल्डिंग के अंदर। और ये फेमस KLCC ट्विन टावर्स भी इसको कहते हैं। और ये जो है मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं जो आपको बातें बताऊंगा ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से आपने इसको सुनना है, इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करनी है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये मेरी उस वीडियो के बाद है जो मैंने पहले 2 वीडियो लगाई हैं। आपने लाजमी वो देखी हो, अगर नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख लें। उन वीडियोस में मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश की थी कि मलेशिया के अंदर जॉब्स या बिज़नेस क्या चीज़ बेहतर है। तो इन सारी सिचुएशंस में जो सबसे बेहतर चीज़ जो मैंने पाई है वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इस बारे में हमारा मज़हब बिल्कुल क्लियर है। हमारा मज़हब इस्लाम हमें साफ़ कहता है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, यानी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। एक बात। और दूसरी बात कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत बनाई ही इसीलिए है कि वो ये देखे कि हम में से अच्छे अमल कौन करके आता है। तो मैंने ज़ाहिर है आपकी बातें अपनी जगह, सोच अपनी जगह, लेकिन मैंने जो बताना है आपको अपने दीन के मुताबिक और आपकी फ़लाह के लिए कि आपकी इसमें बेहतरी हो। इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज करके ये भी कहा कि जनाब जॉब्स तो बहुत सारी हैं मलेशिया में, आप क्यों कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि जॉब्स तो मलेशिया में बहुत सारी हैं, तो क्या आप मलेशियंस हैं? ये जो जॉब्स बहुत सारी हैं ये मलेशियंस के लिए हैं। आपने पाकिस्तान से आना है या गैर मुल्क से आना है तो आपने ये देखना है कि क्या मैं उसको कानूनी तौर पर भी मैं इस पर फुलफ़िल करता हूँ, क्या मैं कानूनी तौर पर यहाँ पर, क्योंकि आप मलेशियन तो नहीं है कि आप आएंगे और यहाँ से जॉब शुरू कर लेंगे और मज़े से रहते रहेंगे। भाई यहाँ पर इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ने आपको जिस दिन पकड़ लिया उस दिन आप डिपोर्ट, अगर आपके पास रेलिवेंट वीज़ा नहीं होगा तो जॉब्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सारी जॉब्स उस वक्त हैं जब आपके पास, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसी जॉब का आपके पास वीज़ा हो। अगर उस जॉब का वीज़ा आपके पास नहीं है और आपने जस्ट किसी से कॉलिंग वीज़ा आपने कह दिया कि जी कॉलिंग वीज़ा मिल गया, मेरे पास वीज़ा आ गया तो अब मैं मलेशिया में जाके जॉब कर सकता हूँ। जी बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं, उस दिन तक कर सकते हैं जब तक छापा नहीं पड़ता। और छापे आप इमिग्रेशन सलांगोर, इमिग्रेशन KL, इमिग्रेशन मलाक्का, इमिग्रेशन पिनांग, ये आप सर्च करें टिकटॉक के अंदर, गूगल के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बेरहमी के साथ जो है सलूक होता है उन वर्कर्स के साथ जो यहाँ पर किसी और के वीज़े पर काम कर रहे होते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अचानक इमिग्रेशन का छापा पड़ेगा, सबको बिठा देंगे, सीज़ कर देंगे सबके मोबाइल, सबको बिठा देंगे नीचे और कहेंगे अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, और आपको कहेंगे कि हाँ जी अपने एम्प्लॉयर के बुलाएं, उनको कहें आके इमिग्रेशन के डिपोर्ट से आके आपको ले जाए। कौन आएगा आपके पीछे? आपने तो एजेंट से वो वीज़ा ख़रीदा था। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जॉब आप वो करें जो आपको वीज़ा भी दे, और वीज़ा किसी और जगह का है, जॉब आप किसी और जगह कर रहे हैं, तो आप यकीन करें जिस दिन आपको छापा पड़ेगा आप उस दिन पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको चेक करते सिर्फ इतना कहना है कि जी अपने एम्प्लॉयर को बुलाएं, अपने कंपनी के किसी ऑफिसर को कहें कि वो आके आपको ले जाए। ज़ाहिर है जो आएगा लेने उससे फिर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, किस तरह से वो दिखाएंगे, क्या दिखाएगा वो जो बेचारा आएगा आपको लेने के लिए? कोई भी नहीं आएगा, आपके पीछे किसी ने आना ही नहीं है। तो जब आपके पीछे कोई आएगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा था कि जॉब्स नहीं है का मतलब है ज़ाहिर है फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फॉरेनर्स के लिए जॉब तभी सेफ़ है जब आप उसी वीज़ा के ऊपर जिसका आपको वीज़ा मिला वहीं जॉब कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे तो आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी। लिहाजा इस ऐसी कंडीशन में प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप जॉब आप ढूंढना चाहते हैं आप उसी का वीज़ा लें जो आपको जॉब दे रहा है। ये मैंने कहा था। वरना एजेंट यहाँ पर बहुत सारे एजेंट तो आपको यही कहेंगे, चाचे मामे गामे साजे बहुत हैं, उन्होंने आपको यही कहना है जी आ जाएँ यहाँ पर वीज़ा भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ज़ाहिर आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन उस वीज़ा के अंदर जो है
आपको वो ले उस जगह का वीज़ा नहीं मिलेगा जहाँ की आपको जॉब मिले। वो जैसे आपको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से वीज़ा निकलवा कर दे देंगे, कॉलिंग वीज़ा, और आपको कहेंगे ये लीजिए आपका वीज़ा है। और वो वीज़ा सिर्फ उस वक्त तक वीज़ा है जब तक आप पकड़े नहीं जाते। जिस दिन आप पकड़े गए, जिस दिन चेकिंग हो गई, तो उन्होंने आपसे यही कहना है कि जी अपने एम्प्लॉयर को बुलाओ। जब एम्प्लॉयर को आप बुला ही नहीं सकेंगे तो ज़ाहिर है डिपोर्ट। और आप यहाँ से चेक करें, पाकिस्तानियों को टिकटॉक पर अकाउंट चेक करें, जो खाली बेचारे यहाँ से वापस जाने के लिए 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए दे के वापस जाते हैं, आउट पास बनवाते हैं कि जी हमें बस जेल ना भेजें, हमें इज़्ज़त से हमें वापस भेज दें। ज़ाहिर है उन बेचारों को उस वक्त पता चलता है जब तक कि वो इलीगल हो चुके होते हैं। तो इलीगल होने के बाद जो है आप ज़ाहिर है फिर आपको जान छुड़वानी मुश्किल है। इसलिए फिर उस सिचुएशन में वो बेचारे पैसे देकर सिर्फ बाहर जाने के लिए, वापस अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ के भी हैं वहाँ जाने के लिए वो जो है वो आपको कहते हैं जी पैसे ले लो और हमें बस इज़्ज़त से यहाँ से निकलवा दो। वो मैंने जॉब के बारे में बताया था एक बात। अब दूसरी अहम तरीन बात कि यहाँ पर जो है विज़िट वीज़ा चेंज ही नहीं होता। बी वेरी केयरफुल, किसी की बातों में आपने नहीं आना। आपका कज़न है, आपका भाई है, चाचा है, मामा है, गामा है, साजा है, जो भी है, यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर अगर आप आएंगे तो विज़िट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट ही नहीं होता किसी वर्क वीज़ा में, किसी चीज़ में। आप कोई वीज़ा यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते जब भी आप विज़िट वीज़ा पर आएंगे। तो ये मैं अपने ऑफिस के साथ ही फिर रहा हूँ जी। ये KLCC ट्विन टावर्स है और ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। और बस मैं आपको यही सिर्फ कह सकता हूँ कि प्लीज़ आप जो है ख्याल रखें। ये अहम तरीन मैंने आपको बात बताई है कि विज़िट वीज़ा जो है आप कभी चेंज नहीं होता। विज़िट वीज़ा चेंज नहीं होता। इनका एक इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया का एक सिस्टम है। ये मैंने आपको ऑफिशियल नाम बताया है। ये बेचारे जो पढ़े लिखे अब खुद को जाहिर करते हैं एजेंट्स, इनको तो ये भी पता नहीं होगा वो कौन सा सिस्टम है जो इमिग्रेशन यूज़ करती है, MS कौन सा यूज़ करती है। तो इनका जो इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन सिस्टम है उसके अंदर विज़िट वीज़ा वाला का जो डाटा है वो इनपुट ही नहीं हो सकता कन्वर्जन के लिए। तो लिहाजा क्या करेगा कोई, वो आपको फिर यही कहेंगे यार कॉलिंग बंद है, यार कॉलिंग बंद हो गई, यार आप आए हो और कॉलिंग बंद हो गई है। भाई जब आप आए हो कॉलिंग बंद हो गई, क्या मतलब है कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है? क्या मलेशिया में बिल्डिंग्स बननी बंद हो गई हैं? असल सिर्फ क्या बात है कि उन्होंने आपका वीज़ा निकलवाया था आपको विज़िट वीज़े पे बुलाने के लिए। विज़िट वीज़े पे आप आ गए, जब आप यहाँ पर आ गए विज़िट वीज़े, तो अब आगे कहानी उन्होंने आपको डालनी है। कहानी यही डालने के जी वो ऑफिसर छुट्टी पे चला गया और यार वो कॉलिंग बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। भाई बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे। गमूदा बहुत बड़ी कंपनी है, गमूदा कंपनी के आप चेक करें। श्याम डर्बी बहुत बड़ी कंपनी है, इनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं। आप इन कंपनीज़ को आप चेक करेंगे, उनकी जब बिल्डिंग्स बने तो क्या वो मालकान बना रहे हैं वो बिल्डिंग? वो वर्कर्स ही बेचारे बना रहे हैं। इनके कॉलिंग बंद नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि ये छोटी छोटी कंपनी होती हैं, 2 नंबर इन पे जो इधर उधर दे दू के ब्राइब करके वो जो निकलवाते हैं वीज़े, वो बंद हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ें आप ख्याल रखें कि विज़िट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं जी बिज़नेस के ऊपर। अब बिज़नेस वाली जो कंडीशन है यही बेस्ट तरीन है। अब बिज़नेस के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप आएँ और आपने बिज़नेस शुरू करना है और आप कंपनी बनानी है जी। आप कंपनी बनाएंगे तो भाई कंपनी बनाएंगे तो कंपनी के लिए उनकी बेसिक मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वो 5 लाख रिंगिट कम से कम होना चाहिए। अगर 100% फॉरेन ओन्ड है, यानी कि 100% के सारे मालकान फॉरेनर हैं, तो उसके अंदर कैपिटल 5 लाख शो करवाना पड़ेगा। अब 5 लाख अगर आप शो नहीं करवाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने वो जो कंपनी बनाई है, जितने की आपने वो बनाई है, वो आपकी कंपनी ज़ाया चली जाएगी। क्योंकि कंपनी तो आपने बनानी इसीलिए कि आपको वीज़ा मिल जाए, डायरेक्टर का वीज़ा मिल जाए। जब वो डायरेक्टर का वीज़ा ही आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में जब आप वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो आपका जो है वो कंपनी के पैसे ज़ाया चले जाएंगे। अच्छा, अब लेट से कोई बंदा कहता है जी हम कंपनी के पैसे शो करवा देते हैं, लेकिन प्लीज़ इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जिसने भी पैसे शो करवाएं वो 5 लाख शो करवाया, तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि आप ये कह रहे हैं कि आप 5 लाख रिंगिट वाले बिज़नेसमैन हैं। जब आप 5 लाख रिंगिट वाले बिज़नेसमैन हैं तो आपको लगना भी वैसे ही चाहिए, 5 लाख वाला ही लगना चाहिए। मतलब कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपके पास ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस में फिर स्टाफ होना चाहिए, 1 मैन शो नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप 5 लाख वाला कह रहे हैं, खुद से इमेजिन करें कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लेके आया हुआ हूँ, तो क्या 5 लाख रुपये वाला रोड पे अपने कस्टमर को मिलेगा? इसलिए आपको ऑफिस भी 5 लाख वाला ही होना चाहिए आपके पास। वो जो 5 लाख रुपये रिंगिट आप शो करवा के ऑफिस कंपनी बनाते हैं, आपका ऑफिस अच्छा होना चाहिए। फिर उसके अंदर जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वीज़ा के लिए, तो उस वक्त जो है उसमें ESD को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। वो जो आप ESD की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो चेक लिस्ट है, मेरे कहने पे ना जाएं, एजेंटों के कहने पे ना जाएं,
ये ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन चेक कर लें। क्लियरली ESD की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी का टेलीफोन बिल, मतलब आपकी कंपनी का टेलीफोन बिल भी चाहिए होगा। जब आपके पास वो है, आप अपलोड करेंगे तो ही आप ESD को रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वो अगर आप टेलीफोन बिल अपलोड ही नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी, मतलब आप वीज़ा अपना अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस सारी चेकलिस्ट को सम अप करते हुए जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि आपकी जो कंपनी है उसका कैपिटल 5 लाख रिंगिट होना चाहिए कम अज़ कम। दूसरा, आपकी कंपनी के अंदर प्रॉपर उसका ऑफिस होना चाहिए। फिर उस ऑफिस के साथ आपके टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, साथ में स्टाफ होना चाहिए और साथ में उस कंपनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए होना चाहिए लोकल काउंसिल का लाइसेंस। अब लोकल काउंसिल का लाइसेंस इतनी अहम तरीन ये डॉक्यूमेंट है कि अगर कोई चाचा मामा गामा साजा भी आपको कहता है ना कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, तो उससे सबसे पहले ये पूछें कि उसके पास लाइसेंस है। अगर उसका लाइसेंस है तो उसका लाइसेंस के लाजमी आप अपने पास उसकी कॉपी रख लें, क्योंकि इसी लाइसेंस से उसका सारा वेयर अबाउट ट्रेस किया जा सकता है। जब आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई धोखा दे देता है तो अब उसमें क्या है कि लाइसेंस जो है इतनी, अगर वो कहता है यार लाइसेंस की सानू ज़रूरत नहीं हैगी, भाई लाइसेंस इतनी अहम तरीन चीज़ है कि आप किसी बैंक में भी जाएंगे मलेशिया के अंदर तो आप उसकी दीवार पे भी देखेंगे तो अंदर आपको लाइसेंस लटका हुआ नज़र आएगा, बैंक का भी। मतलब बैंक्स भी एग्जाम्प्ट नहीं है लाइसेंस से, तो जब बैंक भी लाइसेंस से एग्जाम्प्ट नहीं है तो चाचा मामा गामा साजा कैसे एग्जाम्प्ट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपने लाजमी आपके पास जो है लाइसेंस उस बंदे के पास होना चाहिए। अगर आप कंपनी बना के बिज़नेस रजिस्टर करवा के अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आपके जो है इसमें कंपनी लाजमी होनी चाहिए, लोकल काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए। अब जब लोकल काउंसिल का लाइसेंस आपने ले लिया है तो लोकल काउंसिल के लाइसेंस के साथ अब आ जाती है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, कि किसी बंदे ने जिसने आपकी कंपनी रजिस्टर की है उसने उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या लिखी हैं। क्योंकि आप किसी को कहेंगे वो तो कहेगा हाँ यार कंपनी बना दिया, भाई कंपनी बना नहीं, दिस इज़ रिलेटेड टू बिज़नेस। आपने कंपनी में वो एक्टिविटीज़ ऐड करवानी है जिसके लिए कोई अलहदा से लाइसेंस की ज़रूरत न हो। जैसे कि आपने अगर खाली कह दिया है खुशी में कि जी मैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करूँगा, तो आपको पता है जब आप मलेशिया में आके कहेंगे मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो उस वक्त तक आपकी कंपनी को ऑपरेशन ही नहीं शुरू करने दिया जाएगा जब तक कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ना ले लें। फिर आप आके कहते हैं जी मैं तो रेस्टोरेंट बनाऊँगा, भाई उस वक्त तक आपकी कंपनी फंक्शन ही नहीं होगी जब तक आप WTRT का लाइसेंस ना ले लें। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए कंपनी उस बंदे से बनवाए जिसको इमिग्रेशन मैटर्स का पता हो। और ये सिर्फ प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उन्हीं को पता होता है। जो वन मैन शो बंदे होते हैं उन्होंने आपके पैसे ज़ाया करवा देने हैं। लिहाजा आप प्रॉपर कंपनी उन्हीं से रजिस्टर करवाएं जो लॉफुल है, जिनके पास लाइसेंस है कंसल्टेंसी देने का। लॉ फर्म में या कोई कंसल्टेंट कंपनी, आप उनके पास आके ये सारा काम अपना बिज़नेस का करवाएं। अब जब आप बिज़नेस करने के लिए अपनी कंपनी बना ली, लोकल काउंसिल का लाइसेंस ले लिया, उसमें आपने ऐसी कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटी ऐड नहीं की जो आपको अलहदा से लाइसेंस के बारे में तंग करे, तो फिर आप स्मूथ हैं। आप ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे ESD के सिस्टम के ऊपर और आपकी जो कंपनी है वो वर्क परमिट खुद से अप्लाई कर सके, किसी थर्ड पर्सन की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बावजूद अगर आप अपनी मर्ज़ी करते हैं और आप किसी के कहने में आ जाते हैं तो फिर आपका इशू है। मैंने आपको सुन्नत के मुताबिक बेहतरीन गाइडलाइन देने की कोशिश की है कि कंपनी बिज़नेस करना है, कंपनी सेशन होनी चाहिए, कंपनी के अंदर कैपिटल होना चाहिए, फिर बैंक अकाउंट होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस में टेलीफोन लाइन होनी चाहिए और फिर उसके साथ ऑफिस के साथ टेलीफोन लाइन के साथ जो है आपका लोकल काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपने कोई बगैर सोचे समझे डालते गए एक्टिविटीज़, तो फिर उन एक्टिविटीज़ का लाइसेंस भी चाहिए होगा। तो लिहाजा अगर आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट को ये सारी चीज़ें बताएंगे, उनके पास जाएंगे तो उनको सारा पता होगा कि आपके लिए असल पर्पज़ क्या है आपका। तो वो बाकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक्टिविटीज़ आप करना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस चाहते हैं तो फिर क्या बनेगा कि आपने अगर कंपनी में वो एक्टिविटीज़ ना डाली तो आप कहेंगे जी मेरे तो बिज़नेस ख़राब, मैं तो कर ही नहीं सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक मरतबा जब आपका वीज़ा निकल आया, जब आपका वीज़ा आ गया तो फिर आप चाहें तो कंपनी की एक्टिविटीज़ को चेंज कर दें, ऑल्टर कर दें, आप उसके अंदर जो है किसी डायरेक्टर को ऐड कर दें, रिमूव कर दें। आप कंपनी के मालिक हैं, आपको किसी भी किस्म की किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं। सिर्फ इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आप उस वक्त तक जब तक आपने वीज़ा अप्लाई करना उस वक्त तक आप अपनी कंपनी के अंदर ऐसी कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटी ना डालें। बल्कि हम क्या सजेस्ट करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपनी कंपनी के अंदर किसी लोकल को भी डायरेक्टर डाल दें। अब आप कहेंगे मैं तो 100% मालिकियत चाहता हूँ। सर आप 100% मलकियत चाहते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका पहले वीज़ा है।
जब आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आप उस डायरेक्टर को रिमूव कर दें। जैसे हमारी लॉ फॉर्म है, अगर हमारी कंपनी है या कंसल्टेंट कंपनी है, आप आते हैं तो अगर हम आपको लोकल डायरेक्टर देते हैं, लोकल नॉमिनी डायरेक्टर देते हैं, तो हम उसका रेजिग्नेशन लेटर भी साथ देते हैं ताकि जिस वक्त चाहें आप उसको रिमूव कर दें। तो ये है सेफेस्ट वे। अब उस लोकल डायरेक्टर का आपको ये फ़ायदा है कि कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाने में बिल्कुल स्मूथ आपका प्रोसेस होगा, आपका इजीली बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहां आपको ऑफिस लेना पड़ेगा वहीं ऑफिस आपकी मिल जाएगा, हर चीज़ स्मूथ हो जाती है क्योंकि लोकल डायरेक्टर हर जगह वो चला जाता है। अब ये जो सारा प्रोसीजर है, ये सारा प्रोसीजर इतना आसान नहीं है कि ये 30 दिन में पूरा हो जाएगा। ये कम अज़ कम इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 से 5 दिन तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद उस कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता है, उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद टेलीफोन लाइन की इंस्टॉलेशन 2-2 हफ्ते तक टीएम वाले नहीं आते इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन, तो वो फ़ोन इंस्टॉलेशन में आपको 2 हफ्ते लग सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं तो आप फिर लोकल काउंसिल का लाइसेंस अप्लाई करते हैं। लोकल काउंसिल वाले लाइसेंस में भी 2-2 हफ्ते लगा देते हैं। फिर ये सब कुछ जब आ जाता है तो सब कुछ आने के बाद आपने जब ईएसडी पे अप्लाई करना तो ईएसडी वाले भी 2 हफ्ते ले लेते हैं। ये अगर हर चीज़ सही हो, अगर आपका कोई इसमें कोई एतराज़ लग गया तो वो फिर आपको क्यूरी दूर करनी पड़ेगी, उसमें भी फिर हफ्ता 2 हफ्ता ऊपर प्लस माइनस हो जाता है। इसलिए आपके पास एम्पल टाइम होना चाहिए। कम अज़ कम जो हमारी कंसल्टेंट कंपनी है, हम कहते हैं कि आपको कम अज़ कम 2 महीने आपके पास होने चाहिए। तो ये 2 महीने तो ज़्यादा आप यहाँ रह ही नहीं सकते। कोई आपको कहे ना कि आप आ जाएँ मैं सब कुछ करवा दूँगा, वो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपको वापस जाना पड़ेगा। एग्ज़िट करना, आप नहीं एग्ज़िट करेंगे, स्पेशल पास कुछ भी ऐसा लेने की कोशिश करेंगे, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आपका बिज़नेस ही आपका सारा कुछ नुकसान हो जाएगा। लिहाजा आएँ यहाँ पे, लेकिन अपना सेटअप शुरू करने के बाद यहाँ से आपको जाना पड़ेगा और आप यहाँ पर उस वक्त दाखिल हों जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। या यहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, रहें, अपना सारा सेटअप कंप्लीट करवाएं, लेकिन फिर आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। एग्ज़िट करेंगे, जाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद जो है आप वापस आएंगे, फिर आप बस 30 डेज़ का टाइम होगा। बस इस तरह से ये सब कुछ, अब ये सारा नॉलेज है आपके पास है, इंशाल्लाह आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। और अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपने दावत दे दी है खुद को, अपनी इज़्ज़त जो है आपने खुद ही ख़राब कराने की ठान ली है, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। बस अल्लाह आप पर रहम करे, कोई गलत फ़ैसला ना करें, सोच समझ कर करें। अब मुझसे अगर आखिर में ये पूछेंगे कि बेस्ट वीज़ा क्या है, तो मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट वीज़ा कहता हूँ कि आपके लिए, अगर आपकी एज स्टूडेंट एज है तो 5-6 साल का, 7 साल का गैप भी है तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दें। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर कोई यंग हैं, आप बिल्कुल यंग हैं और आपने कोई मैट्रिक FA किया हुआ है तो सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि स्टूडेंट की पूरी दुनिया में कदर होती है। स्टूडेंट वीज़ा का ये फ़ायदा है कि अगर आपकी कॉलेज में हाज़िरियाँ पूरी हैं, आप कहीं पकड़े भी जाते हैं, वो कॉलेज से कंफर्म करते हैं तो आपकी जान बख्शी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप किसी और के वीज़े के ऊपर आए हुए हैं तो उन्होंने सिंपल यही कहना है कि जी अपनी कंपनी के मालिकों को बुलाओ, आके आपको ले जाएं। तो जब कंपनी की तरफ से कोई ऑफिसर ही नहीं आएगा आपको लेने के लिए तो आप वाकई डिपोर्ट हो जाएंगे। तो ये है तरीका आपके वर्कर वीज़े का, और ये है आपके कॉलिंग वीज़ा का। मैंने आपको सारा बता दिया कि बिज़नेस के लिए आना चाहते हो तो ये तरीका है। मेरे से पूछेंगे तो स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट है, या अगर आप IT प्रोफेशनल हैं तो आप डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करें। बहुत थोड़ा सा खर्चा है, 1000-1200 रिंगिट में उसकी फ़ी है। ऑफिशियली अब आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंट कंपनी को हायर करेंगे तो वो गाइडलाइंस देंगे, हमें कहेंगे तो हम हाजिर हैं, हमारी कंपनी हाजिर है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अगला जो तरीका एक ये भी है कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो मिनिमम कम से कम 4 साल की उम्र का बच्चा स्कूल में दाखिल हो सकता है। तो 4 साल की उम्र का बच्चा जब स्कूल में दाखिल हो सकता है तो उसके साथ ही उसको डिपेंडेंट वीज़ा एक मिल जाता है, यानी उसकी माँ के लिए, बाप के लिए नहीं, माँ के लिए। तो आप उस पर भी अगर खातून है तो उसके लिए आ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट वीज़ा का आपको मैं एक मज़े की चीज़ बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यही बेस्ट वे है। अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र बेहतरीन है और आपने मैट्रिक FA किया हुआ है तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हमारी कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर स्टूडेंट वीज़ा, ज़ीरो कंसल्टेंसी, कोई आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और इसमें ज़ीरो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, उसके लिए आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और कॉलेज जो है वही आपको सारे ऑफ़र लेटर इशू करेगा। आपने कॉलेज को ही अपनी फ़ी डायरेक्ट पे करनी है, किसी पर्सन के नाम नहीं आपने 1 रुपया देना, आपने डायरेक्ट कॉलेज को पैसे देने हैं और आराम से अपना स्टूडेंट वीज़ा लगवाएं। स्टूडेंट वीज़ा पे यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा खुद आके आपको एयरपोर्ट से रिसीव करवाता है, क्लियर करवाता है। और ये तरीका है यूनिवर्सिटी के वीज़े का। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, पूरे मलेशिया में जो स्टूडेंट वीज़े हैं उनकी फ़ी एक जैसी ही है तकरीबन, यानी कि डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स है जिसको पाकिस्तान में ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कहते हैं, उसकी जो फ़ी है वो नॉर्मली 10,000 से 12,000 ऐसे ही रहती है। और मास्टर्स के लिए और ज़्यादा अच्छे हैं, और PhD के लिए तो फ्री स्कॉलरशिप्स भी हैं, यानी कि आपको किसी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नॉलेज से रिलेटेड है, इसलिए प्लीज़
आप नॉन प्रोफेशनल लोगों से अपने फ्यूचर तबाह करने की बजाय खुद से सर्च करें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और किसी कंसल्टेंट कंपनी ही को अपनी फ्यूचर के लिए अपनी सर्विसेज उनकी आप हायर करें, ताकि आपके लिए जो है कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो, मलेशिया में भी आपकी बदनामी ना हो और आप जो इज़्ज़त के साथ अपने मुल्क में रह रहे हैं। तो यहाँ आकर मैं आपको वेरी क्लियर बता रहा हूँ कि जो कॉलिंग वीज़ों पर आ जाते हैं, किसी और की कंपनी होती है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा होता है या ग्रास कटर का वीज़ा होता है, किसी और कंपनी का वीज़ा होता है और वो काम कहीं और कर रहे होते हैं और वीज़ा किसी और जगह का होता है, तो ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो बहुत बुरा होता है। कोई चांस ही नहीं होता वापस उनको छोड़ दें, उसी वक्त बाकायदा उनको डिपोर्ट करते हैं और डिपोर्ट करने से पहले अच्छी खासी तवाज़ो करते हैं, गंजा करते हैं, निकरों में फिर रहे होते हैं, गंजा करते हैं, बड़ी बुरी हालत में रह रहे होते हैं। और ये कोई सऊदी अरब या दुबई नहीं है कि सदका और खैरात में से आपका कोई टिकट आएगी और कोई अरबी आपको वापस भिजवा देगा। नहीं, ये आपको वापस ही नहीं भिजवाएंगे, जेल में ही रखेंगे जब तक कोई आपकी टिकट ना ख़रीद ले। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है, आगे पीछे कोई नहीं होता। अगर आप ये सब नॉलेज रखते हैं फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो, हतक हो, तजलील हो, तो फिर वाकई आप बने हुए हैं, इस काबिल इतने ब्रेव हैं, ये सब कुछ कर सकते हो, तो फिर भले आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस मर्ज़ी कॉलिंग पे आ जाएं, जिस मर्ज़ी को कह दें, जिस मर्ज़ी को चाचा मामा जो आपको कहता है आ जाएं, उसके कानों में आ जाएं। लेकिन अगर आप नॉलेज रखते हैं तो जो बातें आपको मैंने बताई हैं कि आप जहाँ का वीज़ा है उसी जगह आप जॉब करें, वो आपको तनख्वाह दे, कॉन्ट्रैक्ट करे, पाकिस्तान में उसका प्रोटेक्टर लगवा के, अगर वो आपकी तनख्वाह नहीं देता आप उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करवा सकते हैं। ये सब चीज़ सेफ़ होके आप कर सकते हैं। और अगर किसी और जगह का वीज़ा लेकर आना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बिज़नेस करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इस बिज़नेस के लिए ये है कि जो डायरेक्टर होता है कंपनी का उसको वीज़ा मिलता है और साथ में उसकी फैमिली को मिलता है 18 साल तक के बच्चों को अपने साथ ला सकता है, अपनी बीवी को साथ ला सकता है, अपने पेरेंट्स को साथ ला सकता है। वेरी सेफेस्ट वे इज़ बिज़नेस। और बाकी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है मलेशियन इमिग्रेशन ने, इन्वेस्टर वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा 6 महीने का होता है, 6 महीने एक्सटेंड हो जाता है, उसके लिए आप यहाँ पर 6 महीने तक रह सकते हैं। इन्वेस्टर पास उसको कहते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये नॉलेज की मैंने दी। अब आपको किसी किस्म की कोई इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, मैंने कि मैं लॉयर हूँ, तो आप लॉयर को और पुलिस ऑफिसर्स को आप जानते हैं कि किस किस्म के ये लोग होते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे साथ आप कुछ एजेंट्स भी होते हैं तो वो भी मुझे बाज़ दफ़ा मैसेज करते हैं और बड़ी गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन एजेंटों को जो मुझे ऐसे गलत मैसेज करते हैं, प्लीज़ मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने सींग जो हैं वो किसी वकील, किसी पुलिस ऑफिसर के साथ मत फंसाएँ, क्योंकि हम आम लोग नहीं होते हैं। आप पाकिस्तान में आपको पता है कि वकील किस्म के लोग होते हैं, आपको सारा पता है, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस वाले या वकील कैसे होते हैं। मुझे बड़े लोगों ने कमेंट्स भी करते हैं कि जी नई फिल्म आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो भाई, मेरा आपके साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, आप सब भाइयों के लिए रहनुमाई की बातें कर रहा हूँ, लोगों में इजाफे की बातें कर रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि आप मुझे बताएं जी मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ आप खुद से ये सारा नॉलेज कलेक्ट करें, फिर स्टेप आगे करें, फिर आपको जो मर्ज़ी, भले आप एजेंटों को कहें जो मर्ज़ी का, जब आप खुद से राज़ी हैं तो दैन यू कैन गो अहेड। तो मैं जो नॉलेज देता हूँ, मेरे इस नॉलेज के लिए प्लीज़ आप जो एजेंट हजरात हैं मेरे चैनल से दूर रहें, मुझे कमेंट भी ना करें, कुछ भी ना करें। क्यों कि हम लोग वकील लोग होते हैं, ये आम बेचारे मज़लूम गरीब लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। वकील क्या करता है कि वकील खाली आपके अकाउंट की किसी एक पोस्ट के ज़रिए से आपको ट्रेस करवा सकता है। वकील ये नहीं कि आप मलेशिया में बैठे हुए हैं और आपने शादी की हुई है या आपका कोई स्पाउस वीज़ा लगा हुआ है तो आप बड़े सेफ़ हैं यहाँ पर। आप एक झटके की मार हैं, वकील के लिए, क्योंकि वकील आर एक्सेप्शनल पीपल। सिर्फ आपकी जहाँ फ़ाइल खुली है वहाँ पर जाके एक रिपोर्ट दर्ज होनी है और फिर उसके बाद आपकी एक्सटेंशन नहीं होनी। नेवर माइंड आप ये समझते कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कोई हमारे लिए क्या कर सकता है। सर, वकील आपका पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा सकता है, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है और आपको यहाँ से इंटरपोल के ज़रिए डिपोर्ट किया जा सकता है। लिहाजा आप अपने साथ मज़े करें, जो आप कर रहे हैं आप करते रहें, सींग मत फंसाएं ऐसे किसी बंदे के साथ जो आपके लिए अच्छा ना हो। क्योंकि मैंने आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहा है कि प्लीज़ मेरा मामला सिर्फ, मैंने आपको कुरान पाक की आयात से मैंने ये शुरू किया और अहादीस से शुरू किया कि अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और फिर हमने अल्लाह को जान देनी है। मैंने बताया अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने अल्लाह को हिसाब देना है। मौत और ज़िंदगी बनाई इसीलिए गई है कि हम अल्लाह के पास अच्छे अमल कैसे लेकर जाते हैं।
तो मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। अब जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, अब जिसको इल्म आ गया है वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का खुद ही फ़ैसला करे। अगर वो खुद से चाहता है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो तो मैंने तो नहीं उसको रोकना, मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने तो गाइड कर दिया, मैंने तो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की ड्यूटी देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। आपका मुल्क है, देखें ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। अगर यहाँ पाकिस्तानी किसी को हथकड़ी लगी हुई हो और वो पाकिस्तानियों की बेइज्जती और देखो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, तो ज़ाहिर है मैं भी उसमें दुख महसूस करूँगा। और ज़ाहिर है ये मासूम लोग होते हैं जिनको पहले पता नहीं होता, वो कम इल्मी की वजह से ये सारा कुछ कर लेते हैं। मेरे भाई ने बुलाया, मेरे भाई ने कहा वीज़े पे आ जाओ, यहाँ सब कुछ कर लूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ वीज़ा चेंज ही नहीं होता। मैं बता रहा हूँ इनका इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन सिस्टम कैसा है। अब बाकी कोई एजेंट पैसे दे के कुछ भी करवाते तो ये आप उसी को पता चलेगा जब आप पकड़े जाओगे। जब पकड़े जाओगे तो डिपोर्ट, और डिपोर्ट होने से पहले जेल, और जेल में जाते ही इस्तकबाल, गंजा करेंगे, सारा कुछ करेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। वो सारा फिर उन्हीं लोगों को उसको पता चलता है जब वो उनके ऊपर बनती है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, कितने पाकिस्तानी बेचारे जो रो रहे होते हैं, जो चीख पुकार कर रहे होते हैं जी एजेंटों ने उनको धोखा दे दिया। तो ज़ाहिर है एजेंटों ने उनको घर से तो नहीं बुलाया, तो वो खुद ही एजेंटों के पास जाते हैं। तो जब आप खुद गलत लोगों के पास जाएंगे नहीं तो इंशाल्लाह क्यों आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा। तो बाकी सब हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह हर एक को हलाल खाने की तौफीक दे। जो एजेंट हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप जो करें प्रॉपर तरीके से करें, कम अज़ कम लोगों को बता के करें भैया आप आएंगे, ये वीज़ा है, ये सिर्फ इमिग्रेशन से क्लियर होने का वीज़ा है, आएंगे जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आप रिपोर्ट हो सकते हैं। ये सारी बातें बताएं उनको, तो फिर आपके लिए भी कोई इशू नहीं है। बाकी सारे मेरे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में हलाल का इजाफ़ा करे और आप लोगों को हलाल के रिज़्क़ का हम सबको शौक़ पड़े। और जब हम अल्लाह के सामने पेश हों तो अल्लाह हमसे राज़ी हो। ये आर्ज़ी दुनिया, हमसे पहले भी बड़े लोग थे, इन्हीं बिल्डिंग्स में मेरे ख्याल में पता नहीं कितने लोग आए होंगे, उन्होंने यहाँ बैठे रहे होंगे, देखी होंगी, और आज उस दुनिया में नहीं है। तो हम सब की ये आर्ज़ी दुनिया है, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है अपने आप को अल्लाह का सामना करने के लिए तैयार रखें। अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें। अच्छी बात करना भी सदका जारी है, अच्छी बात करना सदका है। ये सदका है कि आप किसी को हक बात की, अच्छाई की तलकीन कर दें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे आप अच्छे कमेंट करें, और कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं हाज़िर हूँ। मैं अपने बारे में फिर से पहले बता दूँ, मैंने बताया कि मैं एक खुद फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी ओरिजिन हूँ, और मैं पाकिस्तानी मैं लॉयर हूँ, और यहाँ मैं इन हाउस काउंसलिंग करता हूँ। लॉ फर्म में कंसल्टेंसी है, बहुत बड़ा इनका बिज़नेस है जिनके साथ मैं काम करता हूँ अल्लाह की रहमत से। तो आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरे लिए कोई चीज़ कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, मैं हाज़िर हूँ। प्लीज़ अपने नॉलेज में इजाफ़ा करके यहाँ पर रहें। आपके पास नॉलेज होगा, इंशाल्लाह आपको धोखा नहीं होगा। अगर फिर भी अगर कुछ हो जाता तो फिर दैट विल बी द विल ऑफ अल्लाह। तो बस ये आप चीज़ें ख्याल रखिएगा, अपने आप को सेट रखें, खुश रखें, आबाद रहें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, आप फारी बैठें, अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह हम सब की जो जितनी इबादत है, कौली, जिस्मानी, फ़िक्री, सब अल्लाह कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।